अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching To The Point with मंसूर अली खान। नाज़रीन, कराची की सियासत को समझने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बड़ी इन डेप्थ रिसर्च चाहिए और कभी कभार बड़े से बड़े एंकर्स, बड़े से बड़े तज्जियाकार भी कराची की सियासत जानने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। हमारी भी आज इस प्रोग्राम में यही कोशिश है, हम जान सकें किसी तरह कराची की सियासत में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, किस किस्म की तब्दीली आ सकती है, कौन कराची का किंग बन सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कराची की सियासत से जुड़ा ही एक बहुत बड़ा नाम इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नबील गबोल साहब आज हमारे गेस्ट हैं। नबील गबोल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। गबोल साहब, आपको मैं सियासतदान कहूं, सियासी तज्जियाकार कहूं, ज्योतिषी कहूं, किस नाम से पुकारूं आपको? मैं ऑलराउंडर हूँ। अच्छा, आप ऑलराउंडर हर जगह फिट हो सकता हूँ। अच्छा, चले आप देख लेते हैं आज आप कितनी जगहों पे आप कामयाब होते हैं, कहाँ छक्का लगता है, कहाँ चौका लगता है और कहाँ कितनी विकेटें लेते हैं लगेगा। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, एमक्यूएम, जाहिर बात है एमक्यूएम के हवाले से डिस्कशन बहुत जरूरी है अगर आपने कराची की सियासत के बारे में बात करनी है तो। एमक्यूएम इस वक्त ये कोशिश कर रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान कम से कम इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि अपने आप को ब्रांड अल्ताफ हुसैन से डिसएसोसिएट कर ले और उनके जितने ओपोनेंट्स हैं, जितने भी मुखालिफिन हैं, वो ये बार बार ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो नहीं सकता। आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, मैं समझता हूं कि फारूक सत्तार समझता है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी अवाम जो है वो उसको मैं बेवकूफ़ बना सकता हूं। फारूक सत्तार ये समझता है और एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ लीडर्स और प्लस एमक्यूएम लंदन के लीडर्स ये एक ही हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है। इन्होंने बैठ के ये सोचा कि किसी तरीके से एमक्यूएम को बचाया जाए, क्योंकि ये बातें गर्दिश कर रही थी कि एमक्यूएम पे पाबंदी लग सकती है, एमक्यूएम के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसको रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया। आइन से नाम निकाल दिया उन्होंने, आइन के खिलाफ करारदाद ये सब कुछ अल्ताफ हुसैन के मर्जी से हुआ, ये मैं आपको बता दूं। अपना नाम खुद ही कटवा दिया भाई। जब पूरी पार्टी का प्रेशर उसके ऊपर आ गया कि आप अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो आपके हजारों लाखों जो फॉलोअर्स हैं वो मुसीबत में आ जाएंगे, तो वो उस चक्कर में, और वो ये समझ रहा है, ये भी मैं कुछ लोगों को, मंसूर साहब मैं आपको सच बताऊं, आप रहे हैं उस पार्टी के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं प्रेशर ले, रीजन है मियां नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन, इमरान खान प्लस 4-5 और हमारे बड़े पॉलिटिशियन, वो सब कुछ समझ रहे हैं कि नवंबर के बाद हालात तब्दील हो जाएंगे और हमारे फेवर में आ जाएंगे। क्या मतलब? मतलब नवंबर में आर्मी चीफ जा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कोई नया आर्मी चीफ आएगा तो इनको जरा ये रिलैक्स हो जाएंगे, को रिलीफ मिलेगा। अच्छा। खुसूसन एमक्यूएम को। ऐसी कोई बात नहीं, पॉलिसी आर्मी चीफ की अगर होती है तो वो कंटिन्यू होती है, जो भी नया आर्मी चीफ आएगा। ठीक है। तो ये समझ रहे हैं कि हम किसी तरीके से एमक्यूएम को बचा जाए। हम कहते हैं कि जो रॉ फंडेड जमात है एमक्यूएम, वो रॉ फंडेड जमात को कलदम करार देना चाहिए, इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक डिक्लेयर हो गया कि अल्ताफ हुसैन इंडिया का सबसे चहीता जो है बंदा बैठा हुआ है लंदन में, और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ बातें की हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त, और उसकी पार्टी को तो वो अलाव है, पार्टी अलाव है, अल्ताफ हुसैन अलाव नहीं है। यानी ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या ये मुमकिन है, क्या लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे इस बात को? बंद कमरे की मीटिंग्स में तो फारूक सत्तार यही कहता है कि हमारे जो है कायद का हुक्म है कि जो है अभी हमें सब्र से, अब तो वो कहते हैं पार्टी के बानी, वो तो हमें कहते हैं ना, हम बेवकूफ अवाम को कहते हैं ना, लेकिन जो बंद कमरे में अपने लोगों को तो अभी तक वो कायद कहते रहते हैं। अच्छा। वाइबर पे फोन पे बात भी होती है उनकी, ठीक है ना। तो ये चीजें ये कहना कि वो तो कहते हैं मेरा सारा व्हाट्सएप चेक कर लें, सब कुछ चेक कर लें, चेक क्या करें, व्हाट्सएप चेक होता ही नहीं है, चेक करने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। मैं आपको ये बताऊं कि ये सारा टोपी ड्रामा इनका, ये एक ही है। ये समझ लें थोड़ा टाइम गेन हो जाए, बाय कर लेंगे हम, थोड़ा टाइम गुजर जाएगा, हालात फिर जरा नॉर्मल हो जाएंगे, इस तरह बस काम को चलने दे। अदरवाइज फारूक सत्तार को हिम्मत है, मुझे एक बात बताया, फारूक सत्तार को हिम्मत है कि वो मलीर में जलसे से खिताब कर रहा है, वो पूरे कराची का दौरा कर रहा है और एक पत्थर भी उसके ऊपर जो है नहीं लग रहा है। फारूक सत्तार मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, लेकिन इतना हिम्मत रखने वाला बंदा नहीं है। तो मैं समझता हूं ये सबको पता है, और ये चैप्टर उसी वक्त क्लोज होगा जब अल्ताफ हुसैन का बाप बंद होगा। और अल्ताफ हुसैन का दो या तो अल्लाह उनका बाप बंद करे,
उनका चैप्टर क्लोज करे, या तो फिर चौधरी निसार के हाथ में। अब वो चौधरी निसार क्यों सुस्ती कर रहा है मुझे समझ नहीं है, क्योंकि उसका एविडेंस है कि रॉ के जो फंड्स जिस अकाउंट से उसके अकाउंट में गए वो एविडेंस है। उसके पास डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का जो मेन गवाह है मोहसिन अली खान, उसने कहा है कि मुझे इंस्ट्रक्शन दी अल्ताफ हुसैन ने, वो एविडेंस है। अब मोहसिन अली को स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले जिस दिन वो करेंगे उस दिन आप देखेंगे कि अल्ताफ हुसैन गिरफ्तार होगा। ये वजह भी तो हो सकती है कि बेसिकली अब जो फारूक सत्तार साहब ने किया है, जो मतलब जो आप जिसको नहीं मानते, अगर उन्होंने कर दिया डिसएसोसिएट पार्टी के साथ, वो कहते हैं अब कोई ताल्लुक नहीं है, हम एमक्यूएम पाकिस्तान ही अब इस पार्टी को चलाएगी, तो शायद यही चाहते थे चौधरी निसार साहब। शायद जो हल्के माने रखते हैं शायद वो यही तो चाहते थे। नदीम नुसरत इस वक्त इनका चीफ है, कन्वीनर जो है लंदन से, वो अपने कैंडिडेट PS 127 के लिए लोगों से अपील करता है कि सुबह सुबह आप लोग निकले हैं। ठीक है, वही अपील फारूक सत्तार भी अपने कैंडिडेट के लिए करता है। तो कैंडिडेट एमक्यूएम के लंदन का भी वही है, MPA का, और फारूक सत्तार का भी वही है। लोग दोनों के एक ही है, लेकिन कहते हैं कि हमने जो है अल्ताफ हुसैन को आइन से निकाल दिया। नहीं, लेकिन नबील कबूल साहब, अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हैं मिसाल के तौर पे, और एक दूसरी सियासी जमात जिसका बेसिकली आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो वैसे ही ये कहते थे कि जी नबील कबूल साहब को वो जाके वोट दे दें, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका मतलब ये कि मैं अगर देखें मैं किसी को सपोर्ट करूंगा, मैं कहूंगा इसको वोट दो ना, मैं तो कहूंगा इसको वोट दो, लेकिन बात मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं राहें जुदा नहीं है, राहें जुदा नहीं है, राहें जुदा नहीं है। ये जितनी कोशिश करें ये बताने की, ये सिर्फ अपने को बचाने के लिए कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हालात तब्दील हो जाएगा, आप देखेंगे फिर अल्ताफ हुसैन नींद से उठकर वो जो बबर शेर की तरह आवाज निकालता है, अभी तो वो चूहा बन के बैठा हुआ है ना, लेकिन वो बबर शेर की तरह आवाज निकाल के जो बात करेगा, अरे नहीं, मेरा कोई मेरा लीडर जो है ना कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है मेरा लीडर। ये इस तरह के गद्दार नहीं हो सकते जो पाकिस्तान उनके टिकट देखे। मैंने अवाम से भी माफी मांगी है, और वो उस वक्त मेरे पास दो चॉइस थे। मैं क्योंकि लैरी के अंदर गैंग वॉर से लड़ रहा था, मेरे पास दो चॉइस थे, मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊं या मारा जाऊं। मैंने एक जल्दबाजी में फैसला किया, मैंने आवाम से माफी मांगा और मैं निकल के आया। आई वॉज द फर्स्ट वन टू लीव। देखिए नजर आ रहा था नेशनल असेंबली में जाना चाहते थे, आपको रेड कारपेट नजर आ रहा था, जिसकी वजह से आप लोग ये समझते हो कि मुझे कहा गया था कि भाई आप निकलें और दूसरे दिन रेड हो गया 90 पे। मुझे किसी ने नहीं कहा था, मेरा सिक्स सेंस माशाल्लाह इतना मैं 30 साल से सियासत कर रहा हूं। एमक्यू में जाने के हवाले से किसने कहा था? ना किसी ने जाने को कहा था, ना निकलने को कहा था। एमक्यू वाले आपको ये कहते हैं जी पैराशूट पॉलिटिशियन थे, ये तो आए थे ऊपर से। वो तो उन्होंने मेरी मिन्नतें करके तो मुझे कहा था कि आप हमारी टिकट पे इलेक्शन लड़ो। अल्ताफ हुसैन ने पर्सनली अच्छा रोजाना फोन में मिन्नतें करता था कि आप मेरे टिकट पे इलेक्शन लड़ो। ठीक है, मैं बहक गया। इंसान है, मर्द बहक जाता है ना इंसान बहक जाता है, जिस तरह आप भी कभी कभी बहक जाते हो। मैं नहीं बहकता, इंसान है, इंसान बहक जाता है ना। हाँ। शैतान तो हर इंसान का है, मेरे अंदर शैतान था, मैं बहक गया, मैं चला गया वहां पर, मैं चला गया, लेकिन मैं निकल भी आया यार, उसकी भी तो तारीफ करो ना। मैंने गलती मानी, मैं निकल आया, 15 महीने में निकल, मैं तो मेहमान अदा करता वहां पर। तो ये पुरानी बात है, नई बात करो, कुछ नई बात। सरदार के ऊपर दरअसल में दूसरा सरदार बर्दाश्त नहीं होता, ये आप इस वजह से बेसिकली बाहर निकले। वो कुछ भी समझिए, असल बात ये है। चलें आगे चलते हैं। अब एक जो डिबेट हो रही है इस वक्त कराची के अंदर, वो ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान तो आपने अभी देखी है, एमक्यूएम मजीद जिस तरह मुस्लिम लीग, नून, काफ, जिया और फंक्शनल, इस तरह की बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन आपस में होगी, ये एमक्यूएम के भी शायद आगे मजीद कोई धड़े बन सकते हैं आज जब तक अगले इंतखाबात होते हैं। होगा इस तरह, आपको लगता है? मैं आपको एक बात बताऊं कि बिल्कुल दो ग्रुप्स तो आपके सामने है ना, एक तीन बल्कि, हकीकी हो गया, मुस्तफा कमाल हो गया और फारूक सत्तार। मुस्तफा कमाल भी एमक्यूएम पार्ट 2 है अगर देखा जाए तो। ये तीनों एक ही मतलब शाख के निकले हुए हैं, और ये 3 ग्रुप्स हैं, और मुझे जो नजर आ रहा है इलेक्शन तक चौथा ग्रुप भी बन जाएगा। तो वो किसका होगा वो अब नहीं कहना चाहिए। गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं, अब वो जब तक गवर्नर है तो वो जाहिर है नहीं कोई ग्रुप बना सकते, ना वो सियासत में हिस्सा ले सकते। लेकिन जिस दिन इशरत लिबास साहब गवर्नरशिप का ओहदा छोड़ेंगे, बाहर आएंगे, तो वो अपने एक जमात जरूर बनाएंगे। इशरत लिबास साहब के हवाले से बड़ी हैरानकुन एक स्टेटमेंट सामने आई मुस्तफा काब ने, अभी जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा कि फारूक सत्तार साहब और इशरत लिबास साहब अल्ताफ हुसैन साहब की मौत का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात थी कि मुस्तफा कमाल साहब के मुंह से ये बात सुनने में आई गवर्नर साहब के बारे में। हैरानगी की बात तो नहीं है यार, अल्ताफ हुसैन की मौत का इंतजार तो पूरी एमक्यूएम कर रही है, एमक्यूएम की राब्ता कमेटी
आवाम को मुझे नहीं पता है। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी ने मेरे सामने, जब मैं एमक्यूएम में था, राब्ता कमेटी में, वो इतना तंग थे अल्ताफ हुसैन से कि वो बाकायदा जो है उन्होंने नफलें मानी हुई थी। नहीं, ये किस तरह से? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने एक दो ने तो बोला, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बेचारा मारे जाएंगे। 22 अगस्त के बाद तो चले, शायद मैं ये आपकी बात मान लूं, नहीं, 22 उस अगस्त से वक्त पहले भी तो जी भाई करके वो हमेशा गुफ्तगू करते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतने मजबूर होते थे जितने राब्ता कमेटी वाले, हर 1 घंटे बाद अल्ताफ हुसैन इनको फोन करके गालियां देता था। किस बात पे? राब्ता कमेटी में किसी बात पे भी वो ब्लड प्रेशर का हाई हो जाता था, उनको गालियां। दूसरी बात यह कि रात को पूरी रात इनको सोने नहीं देता था, क्योंकि खुद वो सोता नहीं था लंदन के टाइम के मुताबिक। वो पूरी रात इनको जागे रखता था और उनको कहता था अगर तुम लोग सोए तुम लोग की खैर नहीं। उनके लिए, राब्ता कमेटी के लोगों के लिए सोना जो था ना, उनके लिए एक सजा थी कि आप लोगों को सोना नहीं है। या आप भी इसीलिए छोड़ के गए मेरे ख्याल में। मेरे ऊपर उसका नहीं चलता था। अच्छा। मैंने भी कहा था मैं भी लियारी का लीडर हूं और मेरी जो कौम है और मेरी कौम चारों तरफ कराची के, मेरे से पंगा मत लेना, मैं बकरी नहीं हूं। वो मैसेज मैंने पहले इसको दे दिया था। बाकी सारे मेरे साथ बाकी बकरी बने हुए हैं। अभी तो इनको फारूक सत्तार साहब शेर बन के बाहर आए हैं यार। मैं कहता हूँ शेर का इसने जो है ना वो लिबादा ओढ़ा हुआ है, अंदर से वो बेचारा जो है बहुत ही नरम दिल इंसान है। शरीफ यार, शरीफ तो आप भी है। शरीफ तो, अभी मैं ये बात अल्फाज नहीं बोलना चाहता हूँ, शरीफ तो गधे भी होते हैं ना, समझे ना, खामोश खड़े रहते हैं। शरीफ देखो, शरीफ पॉलिटिक्स में आपको शरीफ के साथ बदमाश भी बनना पड़ता है। अच्छा। बदमाश ये नहीं कि आप बदमाशी करे लोगों को मारे, आप स्ट्रांग बने, स्ट्रांग। मैं शरीफ बदमाश हूं, समझे ना। शरीफ बदमाश का मतलब मैं आपको समझा दूं, कोई ये ना समझे कि मैं कोई डॉन हूं। शरीफ बदमाश का मतलब है आप फैसले लें और उस पर कायम रहे। आपको करना है तो करके दिखाएं और मुल्क के लिए करना है। ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद आपने कोर्ट में लगाया, आप जेल में, और शक की निगाह से देखा जा रहा है। देखिए शक की निगाह से तो हम देखेंगे कि जब आपकी पार्टी के पास जो है जो राइफल आप इस्तेमाल करते हैं वो इंडियंस के हैं, जो आपके पास पैसे इंडियन करेंसी निकलते हैं आपके अकाउंट में, तो हम तो शक करेंगे। अच्छा, ये आपने कहा कि शरीफ बदमाश होते हैं, को बदमाश शरीफ भी होते हैं? नहीं, हालात जो है ना, हालात बदमाश को शरीफ भी बना देता है। ठीक है ना, और शरीफ को बदमाश भी बना देता है। हालात बहुत बुरी चीज है। नाज़रीन, नबील गबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला अभी सिर्फ शुरू हुआ है। सवालों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। अभी हमने इनसे पानामा लीक्स के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है और हमेशा इनकी पेशनगोइयां अक्सर मीडिया के अंदर काफी मशहूर रहती हैं। पेशनगोइयां भी इनसे लेंगे। ईद के बाद पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नबील गबूल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गबूल साहब, ये बताइएगा कि एमक्यूएम के, थोड़ी सी कराची के हवाले से मजीद कुछ बात कर लें। एमक्यूएम के दफातर तोड़े जा रहे हैं मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ मजाफात के अंदर। बड़ा अफसोसनाक एक इंप्रेशन आता है, समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। होना चाहिए इस तरह? आपके ख्याल में इससे एमक्यूएम को एक सिंपैथी वोट नहीं मिल रहा? देखिए, मैं समझता हूं कि एक तो जो गैर कानूनी है वो तोड़े जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ गैर कानूनी और पार्टीज ने भी बनाए हैं। अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए जो भी ऑपरेशन चल रहा है, अक्रॉस द बोर्ड, ताकि कोई उंगलियां नहीं उठे। तो मैं समझता हूं कि अच्छा हो रहा है, लेकिन साथ में और पार्टीज के भी जो हैं, जो कि नालों के ऊपर भी बने हुए हैं। कराची के जितने नाले हैं उनके ऊपर कब्जे हुए हैं। आप नालों के ऊपर कब्जे अगर हटाएंगे तो आपको दफातर भी मिलेंगे पार्टीज के। तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ताकि आप लोग पे उंगली ना उठे जो तोड़ने वाले। असलहा भी निकला है, एक दफ्तर जो है तोड़ा गया, तो जेर जमीन असलहा भी। इस वक्त कराची के अंदर ये जितने भी जो मिलिटेंट विंग है, जमातें या गैंग वॉर के लोग हो गए या एमक्यूएम मिलिटेंट विंग, इन्होंने अपने असले जो है ना वो सारे जितने कराची के कब्रिस्तान है उधर डंप किए हुए हैं। वहां पर अंदर जो है हर कब्र के नीचे, हाँ, मतलब इनका एक पुराना तरीकेकार है। तो इन्होंने पूरे कराची के अंदर जो है वो जेर जमीन डंप किए हुए हैं असले। इन्होंने वैसे कौन सी जमात के, और काफी पकड़े भी गए, रेंजर से काफी पकड़े। ये भी तो बता दें कौन सी जमात है जो ये जमात में देखे ना। एमक्यूएम के तो पकड़े गए, वो तो आपके दुश्मन नंबर 1 हो गए। दुश्मन नंबर मेरे नहीं है, जो पकड़े गए वो तो प्रूफ के साथ पकड़े। गैंग वॉर के लोग हैं, गैंग वॉर पूरे कराची में है। और भी एएनपी के हैं, सुन्नी तरीके हैं, 4 हो गए, ठीक है ना। ये मेन जमातें हैं जिनके पीपल्स पार्टी की नहीं है कोई भी। देखिए, पीपल्स पार्टी के
जो पीपल्स पार्टी के साथ अटैच था, नाम था वो लैरी गैंग वॉर का। अच्छा। जिसको बाद में फिर इन्होंने, चूंकि लैरी गैंग वॉर का एक एमपीए भी इलेक्ट, एक एमएनए 2 एमपीए इलेक्ट हुए, तो एक एमपीए मिनिस्टर बना, तो उन्होंने हटा दिया पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी ने डिसोसिएट किया कि हमारा उससे वास्ता नहीं। आज पीपल्स पार्टी भी कहती है कि ये इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इस पर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जुल्फिकार मिर्जा से पूछा जाए कि पीपल्स अमन कमेटी किसने बनाया, आप बता दें। जुल्फिकार मिर्जा ने बनाया। ठीक है। उज़ैर बलोच के पीछे किसका हाथ था? जुल्फिकार मिर्जा। कादिर पटेल के पीछे किसका? जुल्फिकार मिर्जा। सारा कुछ जुल्फिकार मिर्जा। चलें आगे चलते हैं, मजीद गुफ्तगू। मेरे ख्याल में कराची की जहां बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, कुछ उस हवाले से भी आपकी राय जरा जानना चाहिए, क्योंकि मदर आपकी पार्टी तो वही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मेरी लीडर आज भी बेनजीर है। जो शख्स अपने मोहसन को भूल जाए ना, उससे बड़ा बेगैरत इंसान कोई नहीं होगा। वो मेरी मोहसन उमर बर, उससे मुझे सियासत सिखाया। शहीद बेनजीर भुट्टो आज भी मेरे दिल में रहती है। ये सियासत सिखाई आपको? नहीं, शहीद बेनजीर भुट्टो नेशनल असेंबली की सीट लेने की खातिर आप एमक्यूएम में चले गए, ये सियासत सिखाई आपको? ना करें। बेनजीर भुट्टो, शहीद बेनजीर भुट्टो को ना मिला किसी और के साथ। वो एक फरिश्ता और औरत थी। इतने आराम से बैठ गए आप। यार वो आज भी मेरी लीडर, आज भी मेरे मोबाइल में उसी का फोटो, आज भी मेरे जो मेरा रूम है, ऑफिस है, चारों तरफ शहीद बेनजीर भुट्टो, वो मेरी लीडर थी, है और रहेंगी हमेशा। एमक्यूएम में रहते हुए वो आपकी लीडर? हाँ, एमक्यूएम में रहते हुए मैंने अल्ताफ हुसैन को कहा। अब आपको पीपल्स पार्टी लिफ्ट नहीं कराती? करे ना करे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बिलावल मेरी लीडर का बेटा है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो आपसे मिलते तक नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? आपको क्या पता है? अच्छा, क्या मुलाकात हो चुकी है या होनी है? नहीं, आप, मैं ये सीक्रेट बातें क्यों बताऊं आपको? अच्छा। हाँ, ये कुछ चीजें जो पीपल्स पार्टी इस वक्त चला कौन रहा है? कौन है ड्राइविंग सीट में? कौन बैठा है? आई थिंक अभी तक पीपल्स पार्टी को चेयरमैन और चेयरमैन चला रहे। अभी जो मैंने देखा है कि कुछ फैसले चेयरमैन ने किए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर इलेक्शंस अब्दुल्ला शाह साहब किसने लड़ा जो है, बिलावल भुट्टो साहब ने लड़ा था। हाँ, लेकिन सिंध के अंदर अभी जो देख रहा हूं मैं, सिंध के अंदर अब ड्राइविंग सीट पर बिलावल को मैं देख रहा हूं। नहीं, मतलब तो फिर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध तक अब महदूद होकर रह गई है। पंजाब के अंदर काम करने की जरूरत है। पंजाब अभी देखें, मैं चूंकि मेरे कौम के लोग पूरे पाकिस्तान में, डेरा गाजी खान, अलीपुर में हम एक जलसा करने अभी 25 को जा रहे हैं। मैं जब वहां जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी एक वक्त है कि उसका बड़ा असर था, बीच में उन्होंने ग्राउंड लूज किया, तो वहां पर काफी लोगों को शिकायतें, जिस तरह सिंध में लोगों को शिकायतें कुछ हमारे हुक्मरानों से जो तख्ते लाहौर पे बैठे हुए हैं, तो मैंने वही शिकायतें देखी कि साउथ पंजाब जो सिराइकी बेल्ट है, उनको तख्ते लाहौर से बहुत शिकायतें हैं। तो ये चीजें खत्म करनी पड़ेगी। ये चीजें खत्म होंगी तो हम मैं कराची का लीडर अपने आप को अगर कहता हूं, तो मैं क्यों नहीं पंजाब से इलेक्शन लड़ सकता हूं? जैसा पंजाब पाकिस्तान है, इस तरह कराची भी पाकिस्तान है। अच्छा, कराची जब थोड़ा सा मजीद, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, हो नहीं सकता सवालात तो उनके खत्म। मैं वाहिद बंदा हूं कराची में जो 3 डिफरेंट कौमी असेंबली, 3 डिफरेंट सूबाई असेंबली से इलेक्शन लड़ा हूं, 3 डिफरेंट इलाकों से लड़वाया। और एक तो लड़वाया गया था आपको, वो जो एमक्यूएम वाला जीता हूं, तो लड़के जीता हूं ना, वो ना उसको डिस्कस करें। वो ये फखर वाली बात नहीं होती वो। यार ये फखर की बात नहीं है। मैं करूंगा, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं तो चैप्टर आपने खोल दिया, मैं इस पे बात करना चाह रहा हूं। एमक्यूएम का वो इलेक्शन जिस पे आप जीते, एमक्यूएम के टिकट पे आप जीते, आप मानते हैं ना वो धांधली से हुआ था? नहीं, वो हुआ था ना, छोड़ गया था ना, हुआ था ना धांधली, ठप्पे लगे थे ना, छोड़ गया था ना, ठप्पे लगे थे ना, मैं छोड़ गया था। मैं कह रहा हूं ठप्पे लगे थे कि नहीं लगे थे? भाई लगे थे, पता था ना, हर इलेक्शन में एमक्यूएम लगाती है। आपको पता था एमक्यूएम के अंदर तो ये सब चीजें हैं, लेकिन मैं छोड़ यार, एक आदमी में गैरतमंद, उसके बाद आप फिर भी, अगर मेरा गैरत जागा, मुस्तफा कमाल का 30 साल बाद गैरत जागा, मेरा 15 महीने में गैरत जाग गया, तो आप मुझे तो रिवॉर्ड मेडल देना, मेरा गैरत जल्दी जागा। आप कौमी असेंबली गए, जमीर जल्दी जागा, कौमी असेंबली गए, आपको पता था आप धांधली ज्यादा इलेक्शन के जरिए गए, फिर आपने वहां पे जाके हलफ उठाया। मैं निकल आया, फिर मुझे ऐसा, मेरे जमीन ने मुझे कहा कि ये तुमने गलत किया, तुम निकल आओ। मैं 15 महीने में निकल आया। नहीं, वो मेरा जमीर देखो, मेरा जमीर का चक्कर नहीं था, सोया हुआ था, जमीर का चक्कर नहीं था, वो आपकी जान का डर था। आपने खुद इंटरव्यूज में कहा है, ये तो मैंने अभी आपने कहा, ये तो मैंने, आपने कहा देखो एमक्यूएम ना छोड़ता तो मुझे मार दिया जाता। नहीं, मैंने तो एक उधर छोड़ने का एक रीजन भी था। मैंने एमक्यूएम को छोड़कर उनको कहा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता हूं, क्योंकि मुझे खतरात हैं
और आप लोगों की डिमांड्स बहुत है। और डिमांड ये भी थी कि जमीन पे बैठे, आप लोगों की डिमांड ये भी थी कि जमीन पे बैठे जब भाई खिताब कर रहे हैं। बलोच वैसे भी बैठते हैं। आप नहीं बैठे, बैठते आप नहीं बैठे, कभी नहीं बैठा, आप कुर्सी पे बैठे। एमक्यूएम की जलसे में कभी नहीं बैठता था, तो मैं जो कि कैमरा मेरे ऊपर फिक्स करते थे, कि वो मुझे दिखाते थे, और फिर लंदन से फारूक सत्तार को फोन आता था कि नबील गब्बोल ऊपर क्यों बैठा है, उसको नीचे बिठाओ। मैं बोलता था कि मैं उठ के चला जाता था, मैं नीचे नहीं बैठता था। उसकी रीजन ये नहीं है कि मैं नीचे बैठने वाले कोई वो हकीर हैं, बात ये है कि मैं ये समझता था कि मुझे फारूक सत्तार की तरह सीढ़ियों पे नहीं बैठना चाहिए। इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट एक होता है। आप एमएनए के लिए अपनी गैरत नहीं बेचते हैं। कहां बैठना चाहते थे? मतलब आप कुर्सी पे बैठा होता था, कहां बैठना? मैं कुर्सी पे बैठा होता था, वो नीचे मेरे बैठे होते थे सारे। चलो खैर, मैं वो बात लंबी हो जाएगी, मेरे ख्याल में वी हैड लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन दैट। पाक सरजमीन पार्टी, मुस्तफा कमाल साहब, जो सिचुएशन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इस वक्त है, उसको बार बार कैश करने की कोशिश करें, कामयाब हो पाएंगे? देखिए, शुरुआत तो यही लग रहा था, अभी भी स्टेटस को पोजीशन है उनकी। जब से फारूक सत्तार ने जो ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं फारूक सत्तार, और उसने एमक्यूएम को, अल्ताफ हुसैन को ये इस बात पे राजी कर लिया है कि मुझे चलाने दे, आप बैक में रहे, और आपसे जो काम लेने आप अपने लोगों को कहें कि जो फारूक सत्तार बोलेगा आप लोग वही करें। तो फारूक सत्तार की, पर्सनली फारूक सत्तार की पोजीशन थोड़ी एलिवेट हो गई है। अच्छा। और मुस्तफा कमाल की नीचे आ गई है। अच्छा, नीचे आ गई है मुस्तफा कमाल। ये वो आपने जो एक दूरबीन फिट की हुई थी, हम उसमें कोई नहीं जाता वहां पर। अच्छा। अभी मुस्तफा कमाल अपने छत पर बैठकर जो है ना, वो कबूतर उड़ाता है, और वो जो है शाम को जो मैं दूरबीन में देखता हूँ, उधर कोई नए लोग मुझे नजर नहीं आते हैं। अभी आसिफ हसनैन साहब गए अभी थोड़े दिन पहले। आसिफ हसनैन तो हंस रहे हैं, हंसने वाली क्या बात है? कुछ नहीं बोल सकता। क्यों भाई? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। दोस्त हैं? नहीं, मेरे दोस्त हैं, तो इसलिए नहीं बोल सकते? नहीं, मतलब इधर आके तज्जिया खत्म हो जाता है। यार आसिफ हसनैन, इधर आके आप लोगों का तज्जिया खत्म हो जाता है। आसिफ हसनैन कब गया? कब गए? कितने पहले कहीं गए, फिर वहां से कहीं गए, फिर वहां से बात है। 1 महीने पहले की बात है। पहले एयरपोर्ट गए, हाँ, एयरपोर्ट से थाने गए, थाने से फारूक सत्तार के पास कितने एमएनए जी? फारूक सत्तार के पास कितने एमपीएज है इस वक्त? कितने हाँ, कितने एमएनए, कितने एमपीएज है? दिल से कितने, ये तो मुझे नहीं पता। नहीं, बैठते हैं साथ में, उसके साथ तो एक एमएनए। हाँ, मुस्तफा कमाल अगर तोड़े और एमक्यूएम के एमएनएज और सेनेटर्स और एमपीए, तो फिर उसका ग्राफ बढ़ेगा। देखिए, मुस्तफा कमाल तैयारी कर रहा है 2018 के इलेक्शन की। एक और बात बताइए, इधर सबसे बड़ा एक और बात बताइए, क्योंकि आप एमक्यूएम, मैं इस आपके तजुर्बे का फायदा उठाना चाह रहा हूं। एमक्यूएम हमेशा ये बात कहती रही है कि हमारे टिकट, हमारा विनर वो आइडियोलॉजी की बुनियाद पे है, वो शख्सियत की बुनियाद पे कभी नहीं होता। हम जिस मर्जी को टिकट दे दें वो जीत जाएगा। तो अगर ये एमएनएस एमपीएस चले भी जाते हैं पाक सरजमीन पार्टी में, तो एमक्यूएम वाले कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हम तो जिस मर्जी को टिकट देंगे वो जीत जाएगा, इट डजंट मैटर। मैं आपको मिसाल दूं PS 127 का भी, जो इलेक्शन हुआ, उन्होंने आपको टिकट दे दिया जिसका एमक्यूएम से कोई ताल्लुक नहीं था। PS 127 का मैं आपको मिसाल दूं, PS 127 जो है वो 2002 में शहीद अब्दुल्ला मुराद जीते थे जी, ठीक है। वो हमेशा वो सीट, अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं तो वो सीट हमेशा पीपल्स पार्टी जीतती है, और उसी की सीट है, ठीक है। लेकिन ये क्या करते थे, इनकी सिर्फ 2 यूनियन काउंसिल है एमक्यूएम की, जो वहां पर इनके लोग रहते हैं, हाँ। ये बैठ के ठप्पे मारते थे। जहां पर पीपल्स पार्टी को 30,000 वोट मिलते थे, ये अपना 40,000 करके अपने आप को जिताते थे। इस दफा ठप्पे नहीं मार सके। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, मैं 2018, एक मिनट है ना, आप नए एंकर हैं, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ठीक है ना, आपको सिखा रहा हूं। पुराने एंकर हैं। मैं पुराना इस चीज के अंदर जो है ना, पुराना पापी हूं। तो मुझे पता है किस तरीके से आपको मैं सिखा रहा हूं ट्रेनिंग। अच्छा, मैं अगर आपको ये बता दूं कि मैं ट्रेनिंग के लिए गया था एमक्यूएम में, ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, हाँ। कि एमक्यूएम में होता क्या, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन चलता है, हाँ। तो वो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड पार्टी एमक्यूएम है, वो मुझे और किसी पार्टी में नजर नहीं आई है। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अबाउट द मिलिटेड विंग के मिलिटेड विंग। मैं ऑर्गेनाइजेशन की, आप खुद देख कर आए हैं जिस तरीके से स्ट्रक्चर है उनका, ठीक है ना। तो मैं यही बात, एक तो आप बीच में बात बोलते हो ना, तो मैं बात भूल जाता हूं। मैं क्या बोल रहा था, किसकी बात कर रहा था? आप सीनियर होने के नाते मुझे ठप्पे लगाना सिखा रहे हैं। नहीं, मैं ठप्पे आप मेरे पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको मैं जियो से आपको जानता हूं। और बात यह है कि देखें कि इस वक्त पोजीशन कराची की 2018 के इलेक्शन के लिए सारी जमातों ने काम शुरू कर दिया है। ये जो धरने का ड्रामा हो रहा है ना, ये पीटीआई का, कि हम धरना देंगे रायविंड की तरफ, मैं आपको आज चैलेंज से कह सकता हूं कि रायविंड तो दूर की बात है, ये लाहौर से आगे नहीं जा सकेगा। इस बात को यहीं पे पॉज कीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर बड़ी तफसील से आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नबील गबोल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। गबोल साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि रायविंड की तरफ मार्च होगा और एहतजाज होगा और तारीख कह रहे हैं तब्दील हो सकती है, वेन्यू वही रहेगा, इरादा वही रहेगा, एहतजाज होगा, हर सूरत होगा, कामयाब होगा। देखिए, पहले इमरान खान साहब तो अपने स्टेटमेंट्स जो है ना वो चेंज ना करें, बेहतर ये है। पहले उन्होंने कहा कि हम जाती आमरा पे जो है जाकर धरना देंगे, मतलब नवाज शरीफ के घर के बाहर बैठ जाएंगे। अब वो कहते हैं हम जाती आमरा क्या उधर नहीं जाएंगे, हम रायविंड से 5 किलोमीटर पीछे हम जलसा करेंगे। अब धरना भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो मुझे तो जलसा भी नजर नहीं आ रहा है 5 किलोमीटर। हाँ, जलसा वो शायद लाहौर से थोड़ा आगे निकल कर लेंगे, लेकिन जलसा इस मसले का हल नहीं है। ये जो उस दिन इन्होंने 2 ऐसी चीजें की जो जिनको पता नहीं किसने उसको एडवाइस किया। मेरा दोस्त है, मैं इमरान खान को इतना समझता हूं कि वो इस वक्त पाकिस्तान में क्लीन पॉलिटिशियनों में सबसे नंबर 1 है। मैं ये भी समझता हूं कि वो बड़ा सच्चा पाकिस्तानी है, वो करना चाहता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके जो शैडो कैबिनेट में लोग हैं उसको गलत एडवाइस करते हैं। उससे 2 बड़ी गलतियां हो गई। बताइए। एक तो निश्तर पार्क कराची का जलसा जो कि सब टीवी ने दिखाया कि निश्तर पार्क आधा भरा हुआ था सर। निश्तर पार्क वो ग्राउंड है, आप खुद कराची में रहे हैं, जिसको भरना लाजमी होता है। जिसने आधा भरा तो समझो फेल हो गया। एक तो कराची की उसकी तंजीम का पता चल गया। दूसरा जो लाहौर में इन्होंने एक रैली निकाली अपने घर से, ये कौन सी जगह है, चेरिंग क्रॉस तक, उसमें भी आपने देखा कि वो सिर्फ एक पुल तक जो है इतनी बड़ी एक लाइन आपको नजर आई गाड़ियों की, वो भी इतना कामयाब नहीं हुआ। ये चीजें देखें, आप या तो करें, बोलते हैं तो करें। वही मैं आपको सिखा रहा था कि शरीफ और बदमाश में क्या फर्क है। जब आप एक चीज बोलते हैं तो डटे करें। आपने कहा धरना, मैंने आपको कहा आप धरना देंगे, मैं आपके साथ बैठूंगा। आप धरना नहीं देंगे। मोहतरम, आप सिर्फ मुझे ये बात बता दीजिए, खान साहब को ये भी तो हो सकता है तजवीज दी गई हो कि आप पहले जिस तरह धरना दे दिया था पूरे 126 दिन, अपने तमाम वर्कर्स को, तमाम लॉयलिस्ट को उन्होंने इतना टेस्ट किया था, इस बार फिर हिट करो वापस आओ, हिट करो वापस आओ, हिट करो वापस। बात बोले ना कौम को, जो कि मुझे पता है क्या सच बात यह है कि इमरान खान 2018 के इलेक्शन को वो समझ रहे हैं 2017 में होगा, और उसके लिए वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। ये इस तरह की बातें शेख रशीद साहब उनको बताते होंगे। शेख साहब तो हर साल कहते हैं ये साल हुकूमत का आखिरी साल है, ये साल हुकूमत का आखिरी साल है। रशीद जो है ना वो अरफन मौला है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो मेरा गुरु है। अच्छा, वो आपके भी गुरु है? मेरा गुरु है। अच्छा, तो मैं समझता हूं कि वो जो बोलते हैं वो गलत भी नहीं बोलते हैं। इनको नजर आ रहा है 2014 में बोलते हैं ये आखिरी साल है, 15 में बोलते हैं ये, लेकिन मैंने जो बोला है 90% नहीं, ये माने आप। मैंने आपके शो में, आप चेक करें, जब आप दूसरे उसमें चैनल में थे, मैंने आपके शो में कहा था जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत तब्दीली आएंगी। आपने देखा, जुलाई में आई, अगस्त में आई, सिंध में आई, और सितंबर में आप अभी तो सितंबर का कौन सा तारीख है, 12 तारीख है, ठीक है ना, अभी तो 11 तारीख है। अब आप देखेंगे और 17-18 दिन है सितंबर में, क्या होगा आप देख लेना। मैंने जो तुक्के मारे हैं, मैं जो तुक्के मारे हैं ना, वो तुक्के नहीं, ये तुक्के नहीं है। ये मेरा एक जो 30 साल का जो मैं मजीद थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मतलब क्या मियां साहब की प्रॉब्लम होने वाली? कुछ प्रॉब्लम है तो मियां साहब के लिए, मियां साहब के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम है। मियां साहब अभी कल उन्होंने कछुओं की स्मगलिंग के ऊपर नोटिस लिया, आपको पता है? किसके ऊपर? कछुओं की स्मगलिंग के ऊपर। अभी नहीं लिया प्राइम मिनिस्टर कछुओं की, मैं खुद प्राइम मिनिस्टर कछुओं के ऊपर बैठ के नोटिस लेगा। उसने ये तो नोटिस नहीं लिया कि मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, मोदी ने कहा बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है, मोदी ने पाकिस्तान को के खिलाफ बातें की। उसका जवाब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकते। कछुओं की उसको बड़ा फिक्र है, उसका भी जवाब हमारे आर्मी चीफ देते हैं। हमारे आर्मी चीफ ने जो जवाब दिया है, मैं कहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को, मैं अल्फाज नहीं कह सकता हूं, लेकिन थोड़ा जिस तरह हमें कभी कभी गलत आता है, उनको भी आना चाहिए कि यार यूनाइटेड नेशंस जाने वाले हैं, उससे पहले जरा इंटरनेशनल सिनेरियो के लिए ना उन्होंने क्लाइमेट के हवाले से बिजनेस को बचाने के लिए आप मोदी को जवाब नहीं दे रहे हैं। और हमारे आर्मी चीफ ने एक तकड़ा जवाब दिया मोदी को कि हम जानते हैं कि भारतीय कनेक्शन है, ये भारतीय कनेक्शन, ये डॉक्टर तारुल कादरी ने कल एक जला दिया ना, नहीं वो सारे रिकॉर्ड जला दिए। परसों एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 50 लोगों के उन्होंने नाम बताया कि जी ये भारतीय अफराद हैं। बिल्कुल सच का।
अच्छा, ये किस तरह पहुंच जाती है इन्फॉर्मेशन, ये नहीं मुझे समझ आती है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी तक किस तरह पहुंच गई इन्फॉर्मेशन? हमारे माशाल्लाह इतनी जबरदस्त एजेंसी जहां मौजूद है, उनको नहीं पता लगता। इंटरनेशनल खिलाड़ी है डॉक्टर ताहिरुल कादरी, याद रखना, इंटरनेशनल खिलाड़ी। वो क्या होता है? जो वो बाहर रहता है, बाहर से उसको मुआद मिलते हैं, वो इधर आता है। इंटरनेशनल खिलाड़ी तो अभी गए ना, ये तो सारी उम्र बाहर रहे हैं, तो इनको जो है मैं समझता हूँ डॉक्टर ताहिरुल कादरी को अंडर एस्टिमेट न करे। अच्छा है ना, डॉक्टर ताहिरुल कादरी को अंडर एस्टिमेट नहीं, मुझे पता है कि वो क्या डिलीवर कर तो ये खान साहब का साथ क्यों छोड़ दिया फिर उन्होंने? नहीं, खान साहब का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि खान साहब ने कहा मैं धरना दूंगा, और फिर कहा मैं धरना नहीं दूंगा। खान साहब बैक ट्रैक जल्दी कर लेते हैं ना, ये मैं एडवाइस दे रहा हूं, मैं उनसे मैं मिलूंगा उनसे ईद के बाद। मैं खान साहब से मेरे दोस्त है, मैं कहूंगा यार ये जो तुम्हारे राइट लेफ्ट में बैठे हुए होते हैं लोग, उनकी बातों में नहीं है, सियासी लोग नहीं है सिवाय 2 लोगों के, बाकी सारे जो है ना वो गैर सियासी लोग हैं। आपको उनसे मिलने से वैसे एक काम होगा, या तो आपकी सियासत ठीक हो जाएगी या उनकी मजीद खराब हो जाएगी। नहीं मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा। इमरान खान अच्छे आदमी है, उनको अच्छे फैसले, जब उसने धरना बोला उसको धरना देना चाहिए, उसको सिर्फ जलसा करके वापस नहीं आना। अच्छा, आपने ये भी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि उनको कोई गलत एडवाइसेस देता है जिसकी वजह से इस मैं किस्म नाम के... नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा। क्यों नाम नहीं लेंगे? मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने जिस शख्स ने उसको कहा कराची में नेशनल पार्क में जलसा करो, वो सबसे बड़ा इमरान खान का दुश्मन है। और वो कराची के अंदर पार्टी का इमरान खान की। अच्छा, वो पार्टी सारे 2-2 कान वाले हैं, कराची के अंदर पार्टी का इमरान खान की। मैं मजीद तफसील से इसके ऊपर बात कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची की पॉलिटिक्स में आखिर आगे जाके क्या रोल होगा, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नबील गबोल साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गबोल साहब, ये बताएगा नून लीग के लिए ज्यादा बड़ा मसला कौन सा है, पनामा लीक्स या साना मॉडल टाउन? दोनों में से ज्यादा तकलीफ कहां से होगी? दोनों है। अच्छा, दोनों। एक तो पनामा लीग का जो फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट से आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। नून लीग वाले कहते हैं जी वो तो हमने दबा दिया, नहीं, वो कैसे दबा सकते? सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट से फैसला देखें, कानून के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, वो तो है, उसमें आ जाएगा, आर्टिकल 62 में आ जाएगा, वो उस रगड़े में आएगा, बिल्कुल आएगा। दूसरा जो डेंजरस है, कोर्ट ने उठा के यूं बाहर, नहीं वो मैंने कहा ना, पीटीआई में वकील भी जो है ना, वो सारे वकीलों को पैसा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा 90 साल का इमरान खान अपनी जिंदगी में इमरान खान खर्चा नहीं करता है, पैसे पे मैं कंजूस अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा। हेलीकॉप्टर में वो सफर करते हैं, नहीं वो उसको उसके 2 सफर करवाते हैं, ठीक है ना। वो अपना जेब से आप उसके पता है, उसके कपड़े में आपने जेब कभी नहीं देखा होगा, जेब नहीं होता, सिर्फ चश्मा लगा, उसके पास वॉलेट भी नहीं होता है, वो खर्चा नहीं करता है। वो वकील यार, मेरी बात सुने, यार मैं गया हूँ, मैं एक दफा नहीं गया, 10 दफा गया। मैं आपको एक बात बताऊं, साइकिल के ऊपर आप जाए ना तो कम से कम 15 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में। जो वकील की बात कर रहे हैं ना, नईम बुखारी रखा हुआ है, नहीं कितने सीनियर वकील हैं? नहीं, बहुत सीनियर वकील है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि ये इन्होंने पिटिशन ही गलत बनाया, ये पिटिशन इनको ये नहीं बनानी चाहिए थी। मैं वकील नहीं हूं, मैं स्पीकर सिंध असेंबली का डिप्टी स्पीकर रहा हूं, मैंने ये आर्टिकल सारी पढ़ी है। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, आर्टिकल 62N जो है उसके तहत ये डीसीड हो सकता है। नवाज शरीफ एज एमएनए, नॉट एज प्राइम मिनिस्टर, एज एमएनए, वो तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त कानून नहीं था जब मैंने पैसे बाहर भेजे थे। अच्छा, ये वो एक लंबी वो डिबेट हो जाएगी। मुझे ये चूंकि लेकिन आपने मॉडल टाउन का जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं कि मॉडल टाउन इनके गले में पड़ेगा, जो आखिरी नेल इन द कॉफिन होगा वो मॉडल टाउन। इतने सालों से तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी होगा, ये 2017 में सब कुछ हो जाएगा। आई डोंट नो, खैर आगे चलते हैं। आप चूंकि डिप्टी स्पीकर भी आपने कहा रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने भी कहा, या सादिक साहब को मैं स्पीकर ही नहीं मानता। मतलब वो कभी पार्लियामेंट को नहीं मानते, कभी हुकूमत को नहीं मानते, नैब को नहीं मानते, नादरा को नहीं मानते। बिल्कुल सही है कि एक जो सादिक था वो अमीन नहीं रहा, रियाज सादिक साहब अमीर नहीं रहे। मैं समझता हूं कि एक इंसान प्राइम मिनिस्टर के रेफरेंस को जो है वो नहीं बेचता है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है उसका। ये भी तो हो सकता है मेरिट पे फैसला किया। मेरिट पे फैसला नहीं है ना ये, आप चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, आप घबरा गए। आपने रेफरेंस पढ़ा? ये मैंने पढ़ा है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ। बड़ी पहुंच, सेम रेफरेंस मैंने, मेरी अल्लाह की पहुंच है, मेरी कोई पहुंच नहीं है, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, ठीक है। वो जो रेफरेंस बिल्कुल सिमिलर रेफरेंस है इमरान खान, वो उसने बेच दिया, जहांगीर तरीन के खिलाफ बेच दिया, ठीक है ना। नवाज शरीफ चूंकि उसका प्राइम मिनिस्टर है तो उसने नहीं भेजा। यार स्पीकर, आपको पता है मैं स्पीकर था, किसी स्पीकर मेरे शहीद बेनजीर भुट्टो साहब मुझसे पहली दफा जिंदगी में नाराज हुई कि आप अपने फैसले खुद करते हैं। मैंने कहा मैं स्पीकर हूं,
तो मुझे पावर है आर्टिकल 90 यूज करने का। ये जितने भी जेल में थे ना एमक्यूएम के, मैंने आर्टिकल 90 इस्तेमाल करके एज स्पीकर मैंने इनको हाउस में बुलाकर इनको बिठाया, क्योंकि ये एमपीए थे। अच्छा, आप अब चूंकि आपने कहा जी मैंने फैसले अपने में खुद करना चाहता था, अपने बारे में वैसे फैसला क्या किया है, किधर जाना है, कौन सी सियासी जमात की तरफ जाना है? 2018 के इंतखाबात जो हैं वो नबील कबूल साहब किस टिकट पे लड़ रहे होंगे? हो सकता है मैं आजाद लड़ूं, अभी भी अल्लाह का आजाद? शुक्र है। मैं आपको ये बड़ी बात से तौबा, मैं बड़ा डरता हूं अपने रब से कि मैं उसके सामने बड़ी बात ना करूं। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह मैं इस दफा 2018 में बहुत सारे लोगों को Approach किया वैसे किसी सियासी हैरान जमात ने और आपको? परेशान भी करूंगा मैं। ये तो अब ये ना कहिएगा कि मैं अपनी पार्टी लॉन्च करने नहीं लगा। करूंगा, हर आदमी अपनी अपनी नहीं पार्टी करूंगा लॉन्च कर अपनी लेता है। पार्टी लॉन्च, नहीं करूंगा अपने, मुझे बहुत सारे पार्टी बुला भी रहे हैं, नहीं करूंगा अपनी पार्टी। कौन-कौन बुला रहे हैं वैसे? अब बहुत सब बुला रहे हैं, फिर भी सब कोई- बुला रहे हैं, सब सब बुला रहे हैं। जितना एमक्यूएम भी बुला रही है, लियारी के अवाम मुझे चाहते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है यार मेरे लिए। एमक्यूएम भी बुला रही है क्या नहीं, आपको? एमक्यूएम तो अभी परेशान है मुझसे, ठीक है ना। मैं कराची में वाहिद बंदा, मैं ड्रामे करके अपनी गाड़ी पे फेक गोलियां नहीं चलवाता हूं। ये किसने मैं एक मिसाल दे रहा हूं। गोलियां तो अभी फैसल वाडा साहब की नहीं, गाड़ी मैं में किसी, यार देखे ऐसे लोगों का मैं नाम नहीं लेता हूं जिनके साथ मेरी दोस्ती हो, मैं उन लोगों का नाम लेता हूं जिनके साथ दोस्ती नहीं होती है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। फैसल वाडा साहब का आप नाम नहीं लेना चाह रहे, गोलियां वैसे उनकी गाड़ी के ऊपर चली थी। अच्छा, आपकी अच्छा लगी थी गोली यार, तो क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके साथ तो पीछे 2 मोबाइल हैं, उन्होंने वो सब चर्च वैसे पी के एक सो बात रहे तो- थे क्या? एक जाते-जाते नहीं, बात- नहीं, क्योंकि भंग पी के मेरा सो रहे थे प्रोग्राम का क्या? टाइम वैसे खत्म नहीं, हो एक गया। मुझे बताया कि पीछे आपके गार्ड होंगे, वो रिटेलिएट नहीं करेंगे क्या? अच्छा, वैसे प्रोग्राम का आप वक्त तो तो वैसे वैसे edit लेकिन कर मैं लोगे। जाते जाते एक बात कहूं, क्या? शेख रशीद साहब वाकई आपके उस्ताद हैं। आपकी बात तो सही है। नाज़रीन, नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। जो प्रेडिक्शंस, जो तज्जिया था, उसके तमाम तर जिम्मेदार ये खुद हैं। ये ना चैनल की राय है, ना मेरी राय है, ना प्रोग्राम की राय है। तमाम तर जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है। इनकी प्रेडिक्शंस ठीक होती हैं, उसे तुक्के का नाम कहें, उसे प्रेडिक्शन कहें, ये आप डिसीजन लीजिएगा। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।